कहानी की शुरुआत में वैंसी का मंगेतर नानशाओ पीछे वाली सीट पर किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और वैंसी कार चला रही थी। वो न्यूज़ में सुनती है कि बिलियनर बिजनेसमैन साइमन आज 3 सालों के बाद चाइना वापस आ रहा है। साइमन का नाम सुनकर उसका थोड़ा ध्यान भटकता है और वो सामने वाली कार को टक्कर मार देती है। नानशाओ कहता है कि वैंसी, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें देखकर कार चलानी चाहिए थी। वैंसी जल्दी से बाहर निकलती है कि सामने साइमन खड़ा था। उसने साइमन की ही कार को टक्कर मार दी थी। उसे अपने सामने खड़ा देखकर वैंसी को पास्ट की एक बात याद आ जाती है, जहां पर ये दोनों पहले रिलेशन में थे, लेकिन अचानक से ही वैंसी ने उसे कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। ये सुन वो शॉक्ड हो गया था कि ये एकदम से मुझे छोड़ना क्यों चाहती है। वो उससे पूछता है कि इतने सालों में क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया? कि वो कहती है कि नहीं। ये सुन साइमन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही एब्रॉड चला जाता है। प्रेजेंट में नानशाओ बाहर निकल कर कहता है कि अंकल, आप यहाँ आने वाले थे तो मुझे बता देते, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। फिर वो वैंसी को डांटना शुरू कर देता है कि तुमने अंकल की इतनी महंगी कार को टक्कर मार दी, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम इसकी भरपाई कर पाओ। साइमन कहता है कि यहाँ से निकलो। नानशाओ कहता है कि तुमने सुना ना कि अंकल ने क्या कहा, अब पुतला बनकर यहाँ पर खड़ी मत रहो और दफा हो जाओ। साइमन कहता है कि वो नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। नानशाओ के वहाँ से जाने के बाद वैंसी उसे कहती है कि माफ करना, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मार दी। साइमन कहता है कि तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वैंसी कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो कहता है कि 14 मिलियन। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे। तुम्हारा वो मंगेतर नानशाओ, वो काफी अमीर है, ऐसा करो कि तुम उसके पास से पैसे मांग लो। वैंसी सोचती है कि लगता है कि ये 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे भूला नहीं है। अगले सीन में नानशाओ अपने दोस्तों के साथ किसी क्लब में पार्टी कर रहा था। वो अपने दोस्तों के सामने वैंसी की बुराइयां करते हुए कहता है कि मैं पैसे वाला हूँ। ये जानकर वैंसी मुझे डेट कर रही है। पहले वो मेरे पीछे पड़ गई थी तो मैंने उसे हाँ कह दिया, वरना मैं उस जैसी लड़की को मुंह तक ना लगाऊं। तभी ही वहाँ पर वैंसी आकर उसके पास से पैसे मांगती है कि नानशाओ कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम अभी ही भीख मांगती हुई मेरे पास आओगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें सभी के सामने मुझे किस करना होगा। ऐसा करके नानशाओ अपने दोस्तों के सामने ये जताना चाहता था कि वैंसी तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वैंसी उसे गाली देकर मना करती है कि मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। नानशाओ को तो गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि साइमन आकर जोर से उसे एक मुक्का मारता है एंड कहता है कि वैंसी के साथ ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो वैंसी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर लेकर आता है। वो कहती है कि छोड़ो मुझे काफी दर्द हो रहा है। साइमन उसके हाथ पर काट कर कहता है कि अब बताओ कैसा लगा, तुम कितनी बेशरम हो, चंद पैसों के लिए तुम नानशाओ को किस करने वाली थी। वैंसी कहती है कि देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो कहता है कि कौन सी गलतफहमी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझे किस करो। अगर तुम इसी तरह से रोज रोज मुझे किस करती रही तो मैं 14 मिलियन के बारे में भूल जाऊंगा। वैंसी उसे चाटा लगाकर कहती है कि असली बेशरम तो तुम हो, आखिर में तुम मुझसे ऐसी बातें कर कैसे सकते हो। साइमन कहता है कि सीसी, 3 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, इस बात का मुझे रिग्रेट है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वैंसी कहती है कि 3 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अभी तुम रिश्ते में मेरे मंगेतर के अंकल लगते हो। इस हिसाब से तो मुझे भी तुम्हें अंकल कहना चाहिए। कि वो कहता है कि उस ब्रेकअप को मैंने कभी नहीं माना था, मेरे लिए ये रिश्ता अभी भी कायम है और तुम मुझे आगे से अंकल मत बुलाना, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। तभी ही उसे अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने में बिजी था कि वैंसी मौका देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो चलकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि साइमन आकर कहता है कि अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैंसी कहती है कि नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ। साइमन कहता है कि चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना इसी तरह से तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, फिर लोग हमें देखकर गलत समझेंगे,
तुम तो जानती ही हो कि मैं कितना फेमस हूँ। ये सुन वो उसकी कार में बैठ गई थी। आगे जब उसका घर आ जाता कि साइमन उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से उसे कहता है कि नानशाओ को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग अपने रिश्ते की दोबारा शुरुआत करेंगे। मगर वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद क्लब में जो कुछ भी हुआ वो इस वजह से नानशाओ को ब्लॉक कर देती है। अगले दिन नानशाओ उसकी कंपनी में उससे मिलने के लिए आया था कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, इस वजह से मुझे तुम्हें ये बात यहाँ पर बताने आना पड़ा कि हमें ग्रैंडपा के घर पर पार्टी में जाना है। वैंसी मना करती है कि मुझे काम है, तुम्हें नहीं आ सकती, लेकिन वो जबरदस्ती कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। आगे जब वो अपने ऑफिस में जाती कि उसकी कोवर्कर उसे बताती है कि आज नए प्रेसिडेंट इंस्पेक्शन के लिए हमारे ऑफिस में आने वाले हैं। सभी को डरता हुआ देखकर वो कहती है कि हमने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ अच्छे से किया है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी को हिम्मत दिलाने के बाद अपना काम करने लगी थी कि एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि वैंसी, तुमने मेरी प्रोड्यूसर की सीट को मुझसे चुरा लिया। मैं जानती हूँ कि तुमने नानशाओ के कनेक्शन को यूज करके मुझे हटाया और इतना ऊपर आ गई। वैंसी कहती है कि मैंने इस मुकाम पर आने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया, मैं अपनी मेहनत से प्रोड्यूसर बनी हूँ, तुम अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। तभी ही वहाँ पर साइमन नए प्रेसिडेंट के तौर पर आ जाता है कि उसे देखकर वैंसी शॉक्ड हो गई थी कि ये हमारा नया प्रेसिडेंट है। वो लड़की साइमन के सामने वैंसी की चुगली करने लगती है कि इसने अपने मंगेतर का सहारा लेकर मेरी पोजीशन को मुझसे छीन लिया। साइमन कहता है कि वैंसी मेरे ऑफिस में आओ। जब वो अंदर वहाँ जाती कि वो उसे पकड़कर पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ अब ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी दर्द हो रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि सर आपको क्या काम है। वो कहता है कि तुम नानशाओ से ब्रेकअप कर लो, मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा चांस मांगने आया हूँ। वैंसी कहती है कि अगर तुम्हें यही सारी बातें करनी है तो फिर मैं चली, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। आगे वैंसी अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस जा रही थी कि नानशाओ उसे ग्रैंडपा के घर पर ले जाने आया था। वैंसी उसकी तरफ जा पाती कि साइमन आकर उसे कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी। कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज इसी तरफ आ रहे थे, उनको देखकर वो जल्दी से साइमन की कार में बैठ जाती है क्योंकि वो कोई भी गॉसिप नहीं चाहती थी। नानशाओ दूर से उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है। वैंसी कहती है कि तुम्हारी सगाई तो किसी और से हो गई है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। साइमन कहता है कि ये मेरे घर वालों ने किया, बाकी मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। आगे ये दोनों दादाजी के घर पर आ गए थे, जहाँ पर दादाजी वैंसी को साइमन के साथ हाथा देकर पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ कैसे। इस पर साइमन कहता है कि ये मुझे रास्ते में ही मिल गई थी तो मैंने इसे लिफ्ट दे दी। तभी ही वहाँ पर नानशाओ आकर वैंसी को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि ये तो अंकल और वैंसी की पहली मुलाकात है, वैंसी अंकल को जरा अच्छे से ग्रीट करो। ये सुन साइमन नानशाओ की तरफ बहुत ही ज्यादा छलन भरी निगाहों से देखता है। आगे डिनर के टाइम पर दादाजी साइमन से कह रहे थे कि तुम्हारे चाइना वापस आते ही बहुत सारी लड़कियों ने तुम्हें डेट के लिए पूछा, मगर तुमने उन सभी को मना कर दिया, क्या तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो। ये सुन साइमन वैंसी की तरफ देखता है, जिससे वैंसी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई थी। नानशाओ सोचता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। खाना खाने के बाद नानशाओ वैंसी को 10 मिलियन का चेक देते हुए कहता है कि इसको तुम अंकल को दे देना। फिर वो उससे कहता है कि देखो तुम मुझे ठीक से भाव नहीं देती, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों के पास जाता हूँ, अगर तुम मुझे ढंग से प्यार करोगी तो मैं बस तुम्हारा बनकर रहूँगा। इतना बोलकर वो उसे किस करने जा रहा था कि वैंसी उसे रूम से बाहर निकाल देती है। नानशाओ थोड़ी चौड़ मारकर कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे मैं अपना ना बना सकूं। आगे साइमन वैंसी के रूम में आया था। वैंसी को लगता है कि शायद ये नानशाओ है, इसलिए वो उसे डांट देती है कि यहाँ पर बार बार आना बंद करो। साइमन जो कि ऑलरेडी जेलस था, ये सुनकर वो और भी ज्यादा जेलस हो जाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी ही वहाँ पर दादी माँ वैंसी से मिलने आई थी
कि वो जल्दी से साइमन को बाथरूम में छुपा देती है। दादी माँ सीधा उसे ये पूछती है कि तुम नानशाओ से कब शादी करने वाली हो। वैंसी कहती है कि मैं हाल ही में ही प्रोड्यूसर बनी हूँ, एक बार करियर में सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं शादी करने के बारे में सोचूंगी। दादी माँ कहती है कि हमारे जैसे अमीर खानदान में तुम्हें शादी करने के बार बार मौके नहीं मिलेंगे, जो भी सोचना है जल्दी सोचो। दादी माँ तो उस पर प्रेशर बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने बाथरूम में जाती कि साइमन उसकी नाइटी को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी कमर तो बहुत ही ज्यादा पतली है, वैसे मैं यहाँ पर कुछ लेने आया था, कि वो जल्दी से उसे 10 मिलियन का चेक दे देती है कि बाकी के 4 मिलियन मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे देने के लिए दूसरे आदमी के पास से पैसे मांगे। वो गुस्से में ही उस चेक को फाड़ कर कहता है कि 4 मिलियन अभी भी बाकी है। इतना बोलकर वो उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वैंसी किसी की बर्थडे पार्टी में गई थी। वो उस बंदे को गिफ्ट देने के बाद अपने कपड़े बदल रही थी, क्योंकि पूल के पास सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और वैंसी भी वहाँ पर जाने वाली थी कि तभी ही उसके रूम में साइमन आ जाता है। वो डर जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। साइमन कहता है कि तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, मैं इन मर्दों को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनकी नज़र कहाँ पर रहती है। वैंसी कहती है कि अब तो तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, फिर भी तुम मेरी इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो। कि वो कहता है कि एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, मैं अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो उसे अपना कोट पहना कर कहता है कि इसको निकालना मत। आगे वैंसी पुल की तरफ जा रही थी कि उसकी पुरानी क्लासमेट रूरू उसके पास आकर उसे तंग करने लगती है। वो कहती है कि वैंसी तुम तो अभी भी नहीं बदली, छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को फंसाती हो, लगता है कि तुम्हारी ये गंदी आदत गई नहीं। वैंसी उसे कुछ कहने चाहती कि रूरू का बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वैंसी अकेले ही पुल के पास बैठी थी कि उसे याद आता है कि स्कूल टाइम में वो ऐसे ही एक दिन पुल में गिर गई थी और डूबने वाली थी। तब साइमन ने आकर उसकी जान बचाई। वैंसी उसे पूछती है कि सीनियर, क्या आप मुझे तैरना सिखाएंगे, कि इस पर वो उसे हाँ कह देता है। फिर इसी तरह से तैरना सीखते सीखते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए और इन दोनों में प्यार हो गया। वो ये सब कुछ याद करके जैसे ही तैरने की कोशिश करती कि डूबने लगती है कि तभी ही वहाँ पर साइमन आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि इतने साल हो गए पर अभी भी तुमने तैरना नहीं सीखा, आगे से पूल से दूर रहना। नानशाओ जिसने ये सब देख लिया था वो कहता है कि तुम दोनों फिर से साथ में। वैंसी कहती है कि मेरा पैर फिसल गया था, मैं डूबने ही वाली थी कि अंकल ने आकर मेरी जान बचाई। आगे ये सभी लोग उसी जगह पर वापस आ जाते हैं क्योंकि जल्दी ही केक कटिंग होने वाली थी। बर्थडे बॉय कहता है कि आज मैं अपने जन्मदिन पर कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो वैंसी की तरफ देखकर कुछ बोलने चाह ही रहा था कि वैंसी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये लड़का मुझे सभी के सामने प्रपोज करने वाला है। नानशाओ उसके पीछे पीछे आया था। वो कहता है कि वैंसी ये सब कुछ क्या है, वो लड़का अचानक से ही तुम्हें कैसे पसंद करने लगा, क्या उसे पता नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैंसी उसे कुछ कहने चाहती कि वहाँ पर कोई दूसरी लड़की आकर नानशाओ से कहती है कि मास्टर नानशाओ, तुमने मुझे देखकर भी एक हेलो नहीं कहा, क्या अब तुम मुझे भूल गए हो। नानशाओ कहता है कि अबे तू है कौन, हट निकल यहाँ से। ये लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, उस रात हमारे बीच में सब कुछ हो गया था और अभी मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन नानशाओ के सिर पर तो एक पहाड़ आकर गिरता है। ये लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस वैंसी की वजह से मानना नहीं चाहते। ये औरत हमारे प्यार के बीच में आ रही है। नानशाओ कहता है कि देखो वैंसी, मेरा यकीन करो, मैं इसे नहीं जानता। वैंसी कहती है कि इस लड़की ने ठीक कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं ही थर्ड व्हील हूँ, मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए। वो नानशाओ से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। आगे साइमन जब उसके पास आता कि वो उसे कहती है कि ये सारा नाटक तुमने किया ना, ताकि मैं नानशाओ से ब्रेकअप कर लूँ। वैसे ये सारा किया धरा तो साइमन का था, मगर वो उसके सामने ये बात मानता नहीं। आगे ये दोनों होटल रूम में वापस आ गए थे जहाँ पर साइमन वैंसी को किस करने की कोशिश कर रहा था कि अब तो तुम सिंगल हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। लेकिन वैंसी उसे मना करके बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती
कि साइमन अभी भी यहीं पर ही बैठा था। वो कहती है कि अभी तक तुम गए नहीं। साइमन कहता है कि प्रिंसेस, यह नौकर आपकी रात भर सेवा करने के लिए यहाँ पर रुका है। ये सुन वो थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। फिर वो उसके पैरों की मसाज करने लगता है, जहाँ पर वेंसी कहती है कि पहले मेरे गरीब होने की वजह से तुम्हारी फैमिली ने मुझे फोर्स किया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ। साइमन कहता है कि मुझे आज भी उस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चला गया। ऐसे मौके पर तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन साइमन तो बस उसके मजे ले रहा था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सचमुच में तुम्हें किस करने वाला हूँ। अगली सुबह उसकी कोवर्कर उसे कॉल करके बता रही थी कि तुम्हारा नानशाओ से ब्रेकअप हो गया। ये न्यूज़ तो पूरे इंटरनेट पर छाई है। इस वजह से कुछ इन्वेस्टर हमारे साथ काम नहीं करना चाहते और तुम्हें कंपनी से निकालने की बात कर रहे हैं। ये सुन वो जल्दी से तैयार होकर कंपनी जाने के लिए निकल रही थी कि साइमन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ कंपनी के बाहर नानशाओ तमाशा खड़ा कर रहा था कि उस वेंसी ने मुझसे इस तरह से ब्रेकअप क्यों कर लिया, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे कि वो कहता है कि मेरे अंकल इस जगह के प्रेसिडेंट है, उसे आने दो, फिर मैं तुम सभी को देख लूंगा। तभी वहाँ पर उसके अंकल वेंसी के साथ आ जाते हैं। वो पूछता है कि तुम दोनों फिर से साथ में, आखिर तुम लोग मेरी पीठ पीछे कौन सी दाल पका रहे हो। कि साइमन कहता है कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, क्या इन सारी बातों की रिपोर्ट मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ बोर्ड मीटिंग में कुछ इन्वेस्टर जो कि नानशाओ के चमचे थे, वो कह रहे थे कि वेंसी को कंपनी से निकालो, हमें इसके साथ काम नहीं करना। वेंसी कुछ बोलने चाहती कि साइमन कहता है कि जिस किसी को भी वेंसी से प्रॉब्लम है, आगे से हमारी कंपनी उसके साथ काम नहीं करेगी। मैं तुम लोगों के इस बचकाने रीजन की वजह से इतनी टैलेंटेड प्रोड्यूसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता। साइमन की ये धमकी सुनकर वहाँ पर कोई भी वेंसी के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वेंसी जब मीटिंग से बाहर निकलती कि उसकी कोवर्कर तारीफ कर रही थी कि हमारे प्रेसिडेंट ने आपको किस तरह से डिफेंड किया, बिल्कुल एक ड्रामा की हीरो की तरह। क्या तुमने उसके पास से मदद मांगी थी? कि वेंसी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अपने ऑफिस में जाती कि साइमन इस रिंग को देख रहा था, वो फट से उसे छीन कर कहती है कि इसे हाथ मत लगाओ, ये मेरी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वेंसी साइमन से नाराज हो गई थी क्योंकि वो उस पर नजर रख रहा था। वेंसी काफी गुस्से में कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। साइमन कहता है कि तुम मेरे अलावा किन किन लड़कों से बात करती हो, मुझे ये जानना था, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखवाई, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। वेंसी को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसकी दी हुई रिंग को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। साइमन ने पूरी रात उस रिंग को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वो उसे नहीं मिली। अभी वो उसे कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि ये रिंग तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वरना तुम इसे इतना संभाल कर थोड़ी ना रखती। इतना बोलकर वो उसे किस करता है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से निकलो, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन साइमन तो छोटे बच्चे की तरह सोफे पर बैठ जाता है कि मैं 3 सालों से अब्रॉड में था, किसी ने मुझे ढंग से हक भी नहीं किया। अभी वो उसे कडल करने के लिए बोल रहा था कि वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुमने वहाँ पर अंग्रेज लड़की के साथ मजे किए होगे और यहाँ पर आकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि कौन सी अंग्रेज लड़की, मैं बस वहाँ पर काम करता था, खाना पीना सोना काम करना, मेरे दिन बस वहाँ ऐसे ही कटते थे। अगले सीन में वेंसी जब लंच करने के लिए जा रही थी कि उसका सामना रूरू से होता है। रूरू यहाँ पर काम करने के लिए आई थी और वो आते ही वेंसी को तंग करना शुरू कर देती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। मैं अपने पापा का कनेक्शन यूज करके तुम्हें इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। वेंसी इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का कनेक्शन है तो मेरा कनेक्शन साइमन है, मैं उसकी मदद से इस इंडस्ट्री में किसी भी तरह से टिकी रहूंगी। आगे रात में वो अपने सीनियर के साथ डिनर करने चली गई थी, जहां पर उन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सीनियर जैसे ही वॉशरूम यूज करने यहाँ से जाती
कि वहाँ पर साइमन आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे डिनर का वादा करके यहाँ पर अपनी सीनियर के साथ आ गई। वो उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आता है। अगली सुबह जब वो उठती कि उसकी कमर के नीचे का पूरा एरिया काफी दर्द कर रहा था कि वो समझ जाती है कि कल रात हमारे बीच में वो वाला कांड हो गया। साइमन उठे उससे पहले ही वो तो यहाँ से छटकना चाहती थी कि वो उसे रोककर एकदम से किस करने लगता है। वैंसी कहती है कि अभी दोबारा नहीं, मैं थक गई हूँ, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गए थे। साइमन कहता है कि माफ करना, मैं अगली बार थोड़ा और जेंटल तरीके से करूँगा। वो सोचती है कि अगली बार, इससे इसका क्या मतलब है। आगे वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी कि साइमन उसके पास आकर कहता है कि कल तुमने नशे में मेरा गलत तरीके से फायदा उठाया, अब तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सुनकर वैंसी उसे 100 का नोट थमाते हुए कहती है कि ये रही कल रात की सर्विस के तुम्हारे पैसे। साइमन कहता है कि बस 100 रुपये, इससे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वो गुब्बारा भी नहीं आएगा। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि वैंसी तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। मैं पास्ट में तुम्हें छोड़कर चला गया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे दूसरा चांस दे दो, हम लोग पहले की ही तरह रहेंगे। कि वो इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में साइमन अपनी माँ को बता रहा था कि मैं वैंसी के अलावा और किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। उसकी माँ कहती है कि क्या वैंसी फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ गई? देखो तुम उस जैसी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते, उसका बाप एक नंबर का जुआरी और बेवड़ा है और उसकी माँ मेंटल पेशेंट। उस जैसे गरीब लोगों की हमसे कोई बराबरी नहीं। वैंसी हमारे खानदान के लिए परफेक्ट नहीं है। साइमन कहता है कि मैंने अपना फैसला सुनाने के लिए आपको कॉल किया था, ना कि आपकी राय जानने के लिए। पास्ट में तो आप लोग हम दोनों के बीच में आ गए थे, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कंपनी में रूरू ने अपना पैर तुड़वा लिया था, अब उसके हिस्से का सारा काम वैंसी को करना पड़ेगा। रूरू इस वजह से वैंसी को थैंक यू कहने की जगह पर उसके गले का निशान देकर ये कहती है कि अब मुझे पता लग गया कि तुमने नानशाओ से क्यों ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए ताकि तुम रोज रोज अलग अलग लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा सको। वैंसी उसे कुछ कहने चाहती कि वहाँ पर साइमन आ गया था और उसे देखकर दोनों ही लड़कियां चुप हो जाती है। साइमन उसे घर छोड़ने के लिए गया था, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं हमारे रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करना चाहता हूँ ताकि आगे से तुम्हें कोई बुली ना कर सके। लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है कि ये आइडिया अच्छा नहीं, ये उल्टा बैकफायर करेगा। जब वो अपने घर पर पहुंचती कि वहां पर वो बर्थडे बॉय यूशाओ बेवड़ा होकर उसके दरवाजे के सामने पड़ा था। वैंसी को देखकर वो कहने लगा था कि वैंसी प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ दोबारा रिलेशन में आ जाओ, मैं इस बार तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। वैंसी कहती है कि अभी तुम बहुत नशे में हो, यहाँ से प्लीज निकल जाओ। ये सुन वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था कि साइमन आकर जल्दी से उसे एक मुक्का मार देता है। साइमन अभी इतना ज्यादा गुस्से में था कि आज तो वो उसे मार ही देता, लेकिन सही समय पर वैंसी उसे रोक देती है। साइमन कहता है कि इसने और इसकी फैमिली ने पहले तुम्हें काफी तंग किया था, दोबारा इस तरह से तुम्हारे सामने आने की इसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है। पर डोंट वरी, आगे से ये तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। वो वैंसी को सही सलामत उसके घर में छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों डेट पर गए थे। वैंसी को ब्लैक ड्रेस में देखकर वो उसे देखता ही रह गया था। वो कहता है कि तुम इसमें काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। वैंसी कहती है कि ऑफ कोर्स अच्छी दिखूंगी, मैंने इस पर काफी खर्चा किया है। साइमन उसे ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि ये मेरे पैसे है, तुम इसे जितना चाहे उड़ा सकती हो। वहाँ पर बैठे कुछ लोग वैंसी को देखकर ये बातें करने लगे थे कि ये पहले यूशाओ के साथ थी, उसके बाद नानशाओ के साथ, और अब ये मास्टर साइमन को पटाने की कोशिश कर रही है। सच में ये कितनी बेशरम है, पैसे वाला लड़का देखा नहीं कि ये उसके पीछे पड़ जाती है। वैंसी ये सब कुछ सुनकर कहती है कि इसी वजह से मैं तुम्हें अपने रिलेशन को पब्लिकली अनाउंस नहीं करने देना चाहती थी। वो उसे कहता है कि तुम इन सभी की बातों को मत सुनो, ये समाज के वही 4 लोग हैं जिसकी बातें हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी है। आगे वैंसी वॉशरूम यूज करने के लिए जैसे ही वहां से जाती कि सामने से नानशाओ और उसकी वही प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड आ रहे थे। वो लड़की वैंसी को देखकर कहती
है कि क्या इस होटल के स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि कोई भी कुत्ता बिल्ली यहाँ पर आ जाता है। ये सुन वैंसी उसे चाटा लगा देती है। नानशाओ जब उसे कुछ कहने चाहता कि वहाँ पर साइमन आ जाता है। नानशाओ कहता है कि अंकल, क्या आप यहाँ पर इसके साथ आए हैं? शायद आपको पता नहीं, पर ये लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर है। ये मेरे साथ पैसों के लिए थी। ये सुन साइमन को उस पर गुस्सा आ जाता है कि वैंसी के बारे में इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आगे से उसकी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वैंसी जल्दी से उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन साइमन तो फिर भी उसके पैर पर मारकर चला जाता है। एंड फिर वैंसी से कहता है कि वो अमीर है इसीलिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। आखिर में मेरे सामने वो तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकता है? अभी वो काफी गुस्से में था कि वो उसे शांत करने के लिए उसे किस करती है। अगले सीन में साइमन के पूरे परिवार ने एक मीटिंग रखी थी जहां पर हर एक मेंबर कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे फैमिली के वारिस को शूट करने की कोशिश की, वो भी उस मामूली लड़की की वजह से। साइमन की माँ कहती है कि वो लड़की तो मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं। मैंने उसे तुमसे दूर रखने के लिए तुम्हें बिजनेस के बहाने से अब्रॉड भेज दिया था, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद तुम फिर से उसके पीछे पड़ गए। साइमन कहता है कि मैं पहले कितना नासमझ था कि मैंने आप लोगों की बातों में आकर वैंसी को यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं वैंसी से ही शादी करूंगा, उसके अलावा और किसी भी लड़की से नहीं। जहाँ तक नानशाओ की बात है तो उसे कह देना कि अपनी हरकतों को सुधारे। अगर आगे से उसने मेरी होने वाली वाइफ को तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे वैंसी अवार्ड शो अटेंड करने के लिए दूसरे शहर गई थी, जहां होटल में ही उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट और उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाती है। ये लड़की एक एक्ट्रेस थी। वो वैंसी को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ में काफ़ी देखा है। नानशाओ की अमीर फैमिली के छोड़े जाने के बाद तुम्हारे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि इस होटल में कमरा बुक करने के पैसे भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। ज़रा मुझे तुम्हारा पेमेंट करने दो। वैंसी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना बोलकर वो साइमन का दिया हुआ ब्लैक कार्ड यूज करती है। तभी ही वैंसी के पास डायरेक्टर चिन आती है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी, जिसे देखकर ये दोनों ही उसे बात करने के लिए आगे आ रहे थे कि क्या पता डायरेक्टर चिन हमसे इम्प्रेस होकर अपने ड्रामा में काम दे दे। अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों की तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टर चिन इन दोनों से बात नहीं करती, क्योंकि उसने देख लिया था कि अभी अभी ये एक्ट्रेस किस तरह से वैंसी से बदतमीजी कर रही थी। आगे वैंसी अपने होटल रूम में चली गई थी, जहां पर साइमन का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने नजारा देखने के लिए तुम्हें वीडियो कॉल किया, कि वो खिड़की के बाहर का व्यू उसे दिखा देती है। वो कहता है कि वो नज़ारा नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वैसे वहाँ पर सब ठीक है ना? कि वो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से पहुँच गई और जल्दी से रेडी होकर मैं अवार्ड शो अटेंड करने जाने वाली हूँ। साइमन कहता है कि वैसे तुम्हारी ये दो ताजमहल पहले से कुछ ज़्यादा बड़े हो गए हैं। कि वो जल्दी से कॉल को कट कर देती है एंड कहती है कि ठरकी कहीं का। तभी ही कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वैंसी जब दरवाज़ा खुलती कि ये तो उसके फादर थे। वो कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। वैंसी कहती है कि जब आपने मुझे चंद पैसों के लिए उस यूशव की फैमिली को बेच दिया था तभी हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, इसलिए अभी आप मुझे बेटी कह के मत बुलाइए, आप ये कहना डिजर्व नहीं करते। यूशव वहीं बर्थडे बॉय। आगे वैंसी उसे कहती है कि वहाँ पर यूशव और उसकी फैमिली ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया, वहाँ पर एक एक दिन काटना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। फादर कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा। वैंसी कहती है कि अब मुझे आपके सॉरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, प्लीज़ आप यहाँ से निकल जाइए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आगे वो तैयार होकर अवार्ड शो में जाती है, जहाँ पर वो अपसेट लग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके फादर पैसों की ही वजह से दोबारा रिश्ता बनाने उसके पास आए होंगे। डायरेक्टर चिन उसे इस हालत में देखकर साइमन को मैसेज करके बता देती है कि तुम्हारी वाइफ का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साइमन अभी बोर्ड मीटिंग में था, लेकिन वो मीटिंग को डिसमिस करके इस अवार्ड शो को लाइव देखने लगता है। यहाँ वैंसी अपने पुराने क्लासमेट की उस गर्लफ्रेंड को अवार्ड देने गई थी, लेकिन ये लड़की उसके हाथ से जानबूझकर अवार्ड को गिराने की कोशिश करती है,
ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि वेंसी मुझसे जलती है, इसने मेरे अफोर्ड को नीचे गिराकर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वेंसी ऐसा नहीं होने देती, उसने उस अवार्ड को कैच कर लिया था। जब वो यहाँ से जा रही थी कि उस लड़की के हाथों से ही अवार्ड गिरकर टूट जाता है। असिस्टेंट कहता है कि सर, वेंसी कितनी औसम है, मुझे नहीं लगता कि उसे आपकी किसी भी मदद की जरूरत है। लेकिन साइमन अगली ही फ्लाइट लेकर वेंसी से मिलने यहाँ पर आ जाता है। अभी वो उसे कॉल पर पूछ रहा था कि सब कुछ कैसा रहा। वो कहती है कि अच्छा रहा, मैं काफी थक गई हूँ, तो मैं अपने रूम में जाकर आराम करना चाहती हूँ। लेकिन तभी ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता कि वो देखती है कि ये तो उसके पुराने क्लासमेट की वही गर्लफ्रेंड है। इस लड़की ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर वेंसी को कोई नशीली चीज खिला दी थी, जिस वजह से वो अपने कंट्रोल में नहीं थी और ये दोनों इस हालत में उसकी वीडियो बना रहे थे कि जरा देखो तो ये किस तरह से कर रही है। तभी ही उसका पुराना क्लासमेट बाथरूम से बाहर निकलता है। वो उसके साथ कुछ गलत करने चाहता कि वेंसी डर के मारे टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है एंड कहती है कि प्लीज मुझे टच मत करना। ये लोग उसे टेबल के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ही वहाँ पर साइमन अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। वो बॉडीगार्ड इन तीनों को मारकर यहाँ से भगा देते हैं। साइमन वेंसी की इतनी बुरी हालत देखकर उसे कहता है कि डरो मत, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। साइमन को देखकर वेंसी बाहर आ गई थी। फिर डॉक्टर उसे देखने के बाद दवाइयाँ देकर चली जाती है। साइमन जब उसे दवाई खिलाने चाहता कि वो देखता है कि अभी भी ये अपने कंट्रोल में नहीं, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ दवाई खिलाता है। अगले दिन वेंसी को अपने उस वीडियो की काफी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो इंटरनेट पर अपलोड ना हो जाए। साइमन कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तभी ही उसका बंदा मेमोरी कार्ड लेकर आ जाता है जिसके अंदर वो वीडियो थी। साइमन कहता है कि पहले एक बार मैं इसे अपने फोन में सेव कर लूं, उसके बाद डिलीट कर दूंगा। कि वो कहती है कि तुम कितने बेशरम हो। साइमन कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आगे डायरेक्टर शिन वेंसी को एक मूवी करने का बहुत बड़ा ऑफर देती है जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया था। साइमन वहाँ ऑफिस में उसे मिलने आता है एंड कहता है कि मैं आज ही वापस जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे जाने के बाद मुझे मिस करोगी। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। ये सुन वो उसे किस करता है एंड उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाता है। वेंसी मूवी का शूट पूरा करने के लिए उसी शहर में रुकी हुई थी। साइमन के घर वालों ने उसकी शादी कराने के लिए लड़की को देखने के लिए बुलाया था। साइमन उसके सामने टेबल पर अपने पैर फैलाकर बैठ जाता है, यानी कि वो उसे दिखाना चाहता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बदतमीज हूँ, बड़ों का आदर नहीं करता। वो उस लड़की को ये भी बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तो उसी से ही प्यार करूँगा। ये सुन वो लड़की अपने डैड से कहती है कि चलिए ना यहाँ से चलते हैं, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके जाने के बाद साइमन का परिवार उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन साइमन उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। आगे वेंसी अपना शूटिंग पूरा करके वापस आ गई थी कि साइमन उसे लेने के लिए गया था। जहां वेंसी के फोन में साइमन की मां का कॉल आता है। वो उसे धमकी दे रही थी कि मेरे बेटे की जिंदगी से तुम निकल जाओ, तुम उसके लायक नहीं। साइमन को छोड़ने की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। कि वो कहता है कि माँ, आगे से आप वेंसी से इस तरह की बातें मत करिएगा। इतना बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया था। फिर वो वेंसी से कहता है कि माफ करना कि मेरे घर वाले तुम्हें इस तरह से धमकी देते हैं और तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। वेंसी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तो इन सब की अब आदत पड़ गई है। फिर से हमें यहाँ पर इनका एक और किसिंग सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंसी अब एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बन गई थी, जिस वजह से साइमन की फैमिली ने भी अब उसे एक्सेप्ट कर लिया था। साइमन एब्रॉड कुछ काम की वजह से गया था कि वेंसी चाइना में ही रहकर उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि जब से ये अमेरिका गया तब से मुझे भूल गया है, इसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। वैसे तो ये पहले हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहता था, पर जरा अब तो देखो, मानो जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। कि तभी ही वो न्यूज़ में देखती है कि साइमन की अमेरिका वाली कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है। तभी ही साइमन उसके सामने आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी कंपनी का दिवालिया निकल गया और
तुम यहाँ वापस आ गए, तुम्हें वहाँ पर रहकर सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। साइमन कहता है कि मैं सारी चीजों को ठीक करने के लिए ही चाइना वापस आया हूँ। इतना बोलकर वो अपने छोटे भाई को एक्सपोज करता है। दरअसल में अमेरिका वाली कंपनी को बैंकरप्ट करने के पीछे इसी का ही हाथ था। यह ऐसा करके साइमन को हटाकर सारे बिजनेस पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता था, लेकिन साइमन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। फिर अपनी कंपनी को सेफ करने के बाद साइमन वेंसी को प्रपोज करता है कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों ने काफी एक दूसरे से दूर रहकर देख लिया, अब चलो शादी कर लेते हैं। वेंसी फट से उसे हाँ कह देती है और फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।